अभी जैसे बच्चों के लिए 45 डेज लगभग बचे हुए हैं। नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, 4 मई को है। हम्म। तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन टिप्स हैं? और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक भी कर देते होंगे। मिस्टेक ये कर देते होंगे कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, बहुत चीज़ों को ढंग से कैसे एनालाइज करके आगे बढ़ना है। 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, इवन जब हम तैयारी कर रहे थे ना 2019 में, रिसोर्सेस उतना उस समय नहीं था। अभी क्या है ना कि बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है। आपको भी पता हो, यूट्यूब पे हर जगह क्रैश कोर्स चलता है, हर जगह ऑनलाइन ये वन शॉट, ये शॉट, वो सब चलता है। बहुत तो सारा कंटेंट, ढेर सारा है। और हम ये चीज़ भी देखते हैं कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अभी ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हम्म, तो सबसे पहला चीज़ तो बच्चा इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम इससे पढ़े कि इससे पढ़े कि इससे पढ़े। हर जगह क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हर जगह वन शॉट चल रहा है, किससे हम पढ़ें। तो पहले तो ये डिस्ट्रैक्शन को हमको रोकना पड़ेगा इस 45 डेज में। अगर आपने पहले किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ लिया है, किसी अच्छे बेस्ट टीचर से पहले से पढ़ लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमको कोई नया टीचर पढ़ा रहा है तो उसका हम क्रैश कोर्स ले ले, उसका वन शॉट से पढ़ ले। पहला चीज़ इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि हम जो रिसोर्सेज को अभी से पहले बनाए हैं, ऑब्वियसली 45 डेज में कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, पहले से पढ़ रहा होगा, एक कुछ साल दो बहुत तो साल 30% 40% सिलेबस तो कर ही रखा होगा। कर ही रखा होगा। हाँ, तो जो पहले से पढ़ रखे हैं, जो रिसोर्सेज हम पहले से बढ़ाए हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए उन रिसोर्सेज पे कि हम उसको कैसे ग्रैब करें, है ना। उसको और इन्हें हाँ, और कंज्यूम उसको करें। कैसे हम और अच्छे से दिमाग में सेट करें। क्योंकि बच्चे दिक्कत क्या करते हैं ना, बार बार लेक्चर देखते हैं, हम्म, लेक्चर देखने सिलेक्शन होगा नहीं। बार बार बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड क्या है ना कि नीट के एग्जामिनेशन में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, उस समय ना तो हमारे पास लेक्चर होगा, ना ही हमारे पास वो बुक होगा, और ना ही वो नोट्स होगा जो हम बनाए हैं। बस दिमाग होगा जो हम लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो बच्चे इसी पे काम नहीं करते हैं कि भैया आप लेक्चर देखो जितना देखना है, लेकिन उसको सेट भी तो करो दिमाग में कि हम कैसे रिकॉल करेंगे एग्जामिनेशन में। और ये रिकॉल करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस 45 डेज में कम से कम इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम कैसे किसी टॉपिक को रिकॉल करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में, अब हम तो तुरंत हिट करना चाहिए मुझे कि ये टॉपिक हमने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे किस नोट्स में पढ़ा है, कहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या फिर कौन टीचर हमको पढ़ा है, तो वही तो हम रिकॉल करेंगे ना। तो हमको इस चीज़ का प्रैक्टिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहिए कि हम रिकॉल कैसे करेंगे उस एग्जामिनेशन में। और 45 डेज होता है बस रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। इसमें आप सोचो कि कुछ नया नया पढ़ ले तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो मतलब जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो डिक्लेयर हो चुका है, ऐसा कह हाँ सकते हैं। हाँ, जिसका सिलेक्ट देखो, हम ऐसे मतलब नहीं कह वी सकते कांट हैं। से 100% बट 80-90% तो ऐसा कह सकते हैं ना। हाँ, कह सकते हैं। हम लोग इसमें हैं, हम लोग 4 साल से यही सब कर रहे हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। बट फिर भी हम कभी डिमोटिवेट नहीं करते। अगर हमसे आज भी कोई बच्चा आके बोलेगा कि भैया हम आज से तैयारी शुरू करेंगे तो मेरा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ हो जाएगा, तुम मैं तैयारी समझ करो। गया उसको। तो जितना अब उसकी किस लेवल पे क्योंकि प्रिपरेशन है वो हाँ, मैटर करता है क्योंकि ना। देखो ना, अगर आपको आज अगर कोई बच्चा आज आपसे बोल रहा है कि भैया मेरे पास 45 दिन बचा हुआ है, हम क्या करें तैयारी, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर हम उसको बोल दें नहीं यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, 45 दिन तो बहुत कम होता है इतना बड़ा एग्जामिनेशन निकालने के लिए। अगर हम उसको यहीं पे ये बोल दें कि तुम तैयारी करो, 45 दिन बहुत बढ़िया दिन है, अगर तुम इसमें इतना चैप्टर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ठीक है, ये चीज़ नेक्स्ट ईयर तो काम आएगा ना। अगर तुम अभी सोच लो कि अभी तो नहीं हो पाएगा, चलो अब नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, तो ये 45 दिन तो चला जाएगा। ठीक है। इसमें दो तरह के बच्चे हैं। पहले तो ये जिनको थोड़ा सा अपने 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 गोल की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, जिनको फीलिंग आ रही होगी कि भाई अब हमारा हो जाएगा। देखो जब कोई रोज मेहनत कर रहा होता है तो उसको फील आने लगता है कि अब हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो दूसरी टीयरिंग है, मतलब जो निगेटिव साइड जो सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कैटेगरी का बच्चा ये होता है जो लास्ट टाइम में आके होप लूज करता है। हाँ हाँ। ठीक है कि क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है ना, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, डर भी लगता है ना, कि इतना बड़ा 25 लाख 24 लाख बच्चा को हम कैसे कॉम्पिटिट करेंगे। डर तो लगता है क्योंकि हम उसमें कहाँ पे आएंगे, हमसे ज़्यादा तेज़ तेज़ बच्चा बहुत सारा होगा। तो हम वो सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि सीट एक एक है, एक सीट है नहीं, बहुत सारा सीट है, उसमें से हमको बस एक ही सीट चाहिए। ठीक है,
और ऐसा भी नहीं है कि नीट बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं है। बस यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जामिनेशन का लेवल बहुत नॉर्मल रहता है, पेपर बहुत इजी आते हैं। अगर आप सही से तैयारी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़े कोचिंग से पढ़े हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? देखो मेरा बिकॉज इस स्ट्रेटेजी, सिचुएशन में जो नीट एस्पिरेंट अभी होंगे, आप भी रहे होगे कभी। हाँ हम भी थे। हाँ। जो लास्ट का समय था ना मेरा, मतलब मेरा डू और डाई चल रहा था। लास्ट का समय लिटरली डू और डाई वाला ही होता है, मतलब करना है तो करना है, वैसा टाइप से रहता है। तो लास्ट के समय में हम लोग खुद 40 डेज को प्लान किए थे, प्रॉपर प्लानिंग किए कि अब हम आगे क्या क्या करेंगे। क्योंकि लगभग मेरा फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कर दिया था कोचिंग वाला। बस में आए, मतलब मेरा स्टोरी अब हमको याद आ रहा है। हम बस में आके बैठे हुए थे, कोचिंग वाला बोल दिया था कि आज आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब आपका सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, अब आप लोग जितना मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो उस दिन हम लोग को एक हिट किया था कि अब हमारे ऊपर है ना, अब हमको जो करना है वो, अब जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बस में बैठे हुए थे और बस प्लान कर रहे थे, आगे हमारे पास इतना दिन बचा हुआ है कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो बस सिंपल जो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, अच्छे से स्ट्रॉन्ग था, उस पर ज़्यादा काम नहीं करना है, उसको बस रिवीजन करते रहना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जो 12th वाले बच्चे होते हैं, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, जो अभी 12th में है, वो 11th भूल चुके होते हैं लगभग। हाँ, 11th भूल बहुत जाते हैं, पहले का भूल रहता भूल है। जाते हैं, तो करेक्ट। अभी हम लोग, मतलब अगर मेरा हम बताए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना 11th रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे 11th, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखे हुए थे। 11th का एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं दोबारा से, नोट्स पढ़ रहे हैं दोबारा से। हमारा एक स्ट्रेटजी था, वो था एक साथ पढ़ने का, है ना। वो स्ट्रेटजी ये था कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे तो उसको एक साथ पूरा पढ़ेंगे। मतलब स्टार्ट करवाए थे सर नोमेनक्लेचर पढ़ा के, फिर आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस ऐसे स्टार्ट करवाए, और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आके ख़त्म किए। तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर नोट्स निकालेंगे और उसको स्टार्टिंग से लेके बैठेंगे, एक एक पेज उल्टाते जाएंगे। इससे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है इन्फॉर्मेशन के बीच में, है ना, जो हम पहले पढ़े थे और मैं जो समझ अभी गया, पढ़े। आपने पूरा सिलेबस 11th का भी ले लिया, 12th का भी ले लिया, और एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं हाँ, वो क्रॉस लिंकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कन्वर्जेंस भी तो आते हैं ना। कन्वर्जन पता चला 11th और 12th का साथ में कनेक्ट करके ले हाँ लिया। आता है, ऐसे बहुत सारे क्रॉस लिंक क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं।